अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलिज़म के बारे में। लिबरलिज़म हमको पता है कि लिबरलिज़म क्या होता है, लेकिन हम आज का जो टॉपिक है वो लिबरलिज़म यूरोप में लिबरलिज़म और अमेरिका में लिबरलिज़म, कंज़र्वेटिव लिबरलिज़म और सोशल लिबरलिज़म की बात करेंगे। लिबरलिज़म का हमें पता है कि वो सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, मज़हबी आज़ादी की बात करते हैं, फ्री इकोनॉमिक मार्केट की बात करते हैं और इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा ना यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि हम यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो लिबरलिज्म इक्वलिटी पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी पे बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, उस पे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के दरमियान और आपके दरमियान, जो आप चाहेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तब बनाया जाएगा जो जो चीज़ें आप चाहेंगे उसी हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। लोगों के फेवर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अच्छा, लिबरलिज़्म और आईआर स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर आईआर के पर्सपेक्टिव हम देखें कि अगर लिबरलिज़्म की बात करें आईआर के पर्सपेक्टिव में, तो लिबरलिज़्म पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स इंडिविजुअल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, डिफरेंट सोसाइटीज़ में लिबरल सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में लिबरल सोसाइटीज़ होती हैं। अब लिबरल सोसाइटी का क्या क्या मतलब है? लिबरल सोसाइटीज़ का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारे मज़ाहिब को आज़ादी दी जाती है, सारे मज़ाहिब को टॉलरेट किया जाता है, ठीक है? और वो किसी भी डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर को डिनाई करते हैं। डायनेस्टिक मतलब फैमिली रूलर्स, जैसे कि बेटे से बेटा, बाप से बेटा, बेटे का फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरह से डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं। तो वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड जो पावर होती है उसको डिनाई करते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि यूरोप में लिबरलिज़्म, लिबरलिज़्म इन यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी। अच्छा, जब यूरोप में आया था तो वहाँ पर भी उन्होंने फ्रीडम को सपोर्ट किया था, ठीक है? इंडिविजुअल राइट को सपोर्ट किया था और इन्होंने लोगों को मतलब राइट दिए कि उनकी जो भी राइट हैं, जो कानून उनको राइट देता है, वो राइट उन लोगों को मिलेगा, ठीक है? बहुत सी कंट्रीज़ में ये होता है कि कानून में तो लिखा जाता है कि ये राइट लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जब वो गवर्नमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता, उस लॉज़ को फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए जब यूरोप में लिबरलिज़्म आया तो लोगों ने लॉ के मुताबिक लोगों को राइट के लिए सपोर्ट किया, ठीक है? अब लिबरलिज़्म ने एरिस्टोक्रेसी को फिनिश किया। एरिस्टोक्रेसी आपको पता है कि आप कह लें कि मोनार्की हो गई, आप किंगशिप हो गई, ठीक है? किसी को पावर नहीं दी जा रही है, सिर्फ़ अपने आप को ही रूल, मतलब एक ही बंदा रूल किया जा रहा है, उसकी फैमिली रूल की जा रही है, ठीक है? तो लिबरलिज़्म ने एरिस्टोक्रेसी को फिनिश फिनिश किया और क्लेरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया और मतलब जो मज़हबी लोग थे उनकी प्रिविलेजेस को ख़त्म किया, उनकी जो ठाट थे उनको ख़त्म किया, ठीक है? ठाट बाज तो उनको होता है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ पीपल, ये इसकी बात कर रहे थे। रूल ऑफ लॉ, जो भी लॉ बनेगा वो लोगों का ही लॉ होगा, लोगों के हिसाब से वो रूल बनेगा, लॉ बनेगा। अच्छा, लिबरलिज़्म डिफरेंट था अमेरिका में भी और यूरोप में। यूरोप में जो लिबरलिज़्म था वो सोशल लिबरलिज़्म था और कंज़र्वेटिव लिबरलिज़्म था। सोशल तो आपको पता है और कंज़र्वेटिव का भी आपको पता है कि कंज़र्वेटिव मतलब पुरानी सोचों वाला लिबरलिज़्म, दकियानूसी सोचों वाला लिबरलिज़्म। अच्छा, अमेरिकन में जो लिबरलिज़्म थे वो क्लासिकल लिबरलिज़्म थे और मॉडर्न लिबरलिज़्म थे, ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लेते थे सोशल लिबरलिज़्म के। सोशल लिबरलिज़्म मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जो कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पे बात करेगी, ठीक है? वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे एम्फसाइज़ करती है, वो उस पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है? और उनको हम सेंट्रल लेफ्ट भी कहते हैं, सेंट्रलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है? सेंट्रल लेफ्ट या सेंट्रलिस्ट भी उसको कहा जाता है। अच्छा, एक टर्म सियासत में यूज़ होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग, बहुत सुना होगा आपने। अच्छा, उस ये कैसे हुआ था कि वो लोग जो कि रॉयल फैमिली के अगेंस्ट थे फ्रांस में, वो लोग जो रॉयल फैमिली के अगेंस्ट थे वो लेफ्ट साइड थे, ठीक है? वो उनको लेफ्ट साइड बैठे हुए थे तो उनको लेफ्ट विंग कहा गया और वो लोग जो कि रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे वो राइट साइड बैठे हुए थे तो उनको राइट विंग कहा गया, ठीक है? राइट विंग आप कह सकते कि कंजर्वेटिव, या तो वो रॉयलिस्ट फैमिली थी या जो रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे, मतलब जो कि लोगों के हुकूक के खिलाफ थे। और जो रॉयल की फैमिली के अगेंस्ट थे, मतलब वो अपने राइट के लिए लड़ रहे थे, वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और अपनी जो जो भी उनको चीज़ चाहिए थी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक वो उनके लिए लड़ रहे थे, ठीक है? मतलब गुड पर्सन। ओके, कंजर्वेटिव लिबरलिज्म, राइट विंग और लेफ्ट विंग लिबरलिज्म
ठीक है, वो दे आर विद द वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिव इंस्टेंसेस। उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं या रूल्स होते हैं, वो कंजर्वेटिव इंस्टेंसेस के होते हैं, मतलब वो कंजर्वेटिव सोचों पे चलते हैं। ठीक है, वो ट्रेडिशनल आइडियाज़ को बिलीव करते हैं, वो कल्चर्स पे बिलीव करते हैं, वो अपनी रिवायात पे बिलीव करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल आइडियाज़ और बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, कुछ पार्टीज़ थी यूरोप में, सक्सेसफुल सोशल पार्टीज़ थी, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूके, द डेमोक्रेटिक द 66, इस पे हम बात करेंगे, नेदरलैंड्स में थी, और डेनिश सोशल लिबरल पार्टी इन डेनमार्क। ये 3 पार्टीज़ थी, इस पे हम अलग-अलग करके बात करेंगे, उस पे अलग-अलग वीडियो बनाएँगे। ठीक है? अच्छा, लिबरल डेमोक्रेटिक इन यूके में, और उसका जो सेकंड नाम था नॉन कन्फर्मिस्ट नाम था उसका। ठीक है? जो कि दोज़ हू डोंट फॉलो, मतलब ये जो है ना, वो लोग जो कि एक चीज़ को फॉलो नहीं करते, एक चीज़ को जो है ना, आपके लेके अगर वो प्रोटेस्टेंट थे तो उसको फॉलो नहीं करते थे, अगर वो कैथोलिक थे तो उसको फॉलो नहीं करते थे, वो अगर कंजर्वेटिव थे तो उसको फॉलो नहीं करते थे। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो कि इस लिबरल रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उसको हम नॉन कन्फर्मिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वो सोशल रिफॉर्म्स की फेवर में बात करते थे, और पर्सनल लिबर्टी पे बात करते थे, और क्राउन और चर्च ऑफ इंग्लैंड की पावर को रिड्यूस करने की बात करते थे। ठीक है, और उन्होंने किया भी, और वो वार को डिस्करेज करते थे, वार को फॉलो नहीं करते थे, वार को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि इन वार्स, अगर वार होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और कंट्री बहुत साल पीछे चले जाती है, तो इस वार को रोकने की बात करते थे। और वो इलेक्शन और बीइंग इलेक्टेड की बात करते हैं, मतलब इलेक्शन हो और लोगों को इलेक्ट किया जाए, लोगों को इलेक्शंस के ज़रिए जो है ना इलेक्ट किया जाए। और ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हर किसी के लिए है, हर कोई पॉलिटिशियंस में हिस्सा ले सकता है, सियासत में हिस्सा ले सकता है, मज़हबी आज़ादी होगी और रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक द 66, डेनिश सोशल लिबरल पार्टी, और इसके अलावा हमारा है लिबरल एंड द नेचर ऑफ सोशल सिविल सोसाइटी, लिबरलिज्म एंड द नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी, फिर लिबरलिज्म एंड सोसाइटी रिलेशनशिप, फिर मिनिमलिस्ट, मैक्सिमलिस्ट, और फिर हम बात करेंगे रिपब्लिकन लिबरलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव लिबरलिज्म। तो ये हमारे पास कुछ और टॉपिक हैं जो जिसकी हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंजर्वेटिव लिबरलिज्म। ठीक है, सक्सेसफुल सोशल पार्टीज़ इन यूरोप, और यूरोप के लिबरलिज्म भी किस तरह से थी, अमेरिका में लिबरलिज्म किस तरह से थी, फिर सोशल लिबरलिज्म पे हम बात की, फिर कंजर्वेटिव लिबरलिज्म। अच्छा, फिर हमने लिबरल सोसाइटी पे बात की, फिर लिबरलिज्म इन यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी पे बात की, और लिबरलिज्म का ओवरव्यू दिया। ठीक है, आज का ये वीडियो था लिबरलिज्म के हवाले से, आगे हम बात करेंगे।